हम पढ़ रहे हैं स्किल एनहांसमेंट 317 जो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। पीछे के जो पहला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा भारत के भूगोल के बारे में। ये सेकंड चैप्टर ये है लेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू, भारत का इतिहास एक अवलोकन। तो भारतीय संस्कृति और परंपरा और प्रथाओं की हम बात करें तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति जो है भारत की मानी जाती है। लेकिन भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व में आ चुकी थी और इस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो एक अजर अमर संस्कृति मानी जाती है। भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में एक तो ये प्राचीन है, दूसरा निरंतरता है। इसमें भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता ये हजारों वर्षों के बाद भी संस्कृति जो है आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है, जबकि मिस्र, सीरिया, यूनान, रोम की संस्कृतियां अपने मूल रूप को लगभग विस्मृत कर चुकी हैं। तो भारत की नदियां हैं, वट, पीपल जैसे वृक्ष हैं, सूर्य तथा अन्य देवी देवताओं की प्राचीन समय से ही पूजा करते आ रहे हैं लोग और अब भी करते हैं। लचीलापन और सहनशीलता भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। तो ये सारे धर्म संस्कृति आई वो हिंदू धर्म में खो गई या मिक्स हो गई। फिर है ग्रहणशीलता, ये भी हम में है। आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय और अनेकता में एकता, ये खास बात जो है भारत की संस्कृति में देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेंगे हम भारतीय इतिहास से संबंधित स्रोत के बारे में, सोर्सेज के बारे में। भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं उसमें साहित्यिक स्रोत हैं, इसके साथ साथ विदेशी वृत्तांत है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी है। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो स्रोत जो हमारे पास हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती ज़्यादा डिटेल में, तो हम जो है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं स्रोत के बारे में। भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं जिनमें के धार्मिक भी हैं और अन्य प्रकार के हैं। ब्राह्मण धर्म इनके हिंदू धर्म, जिसमें के वेद, हमारे उपनिषद, महाकाव्य, स्मृतियाँ इत्यादि जो है ये ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म जो है ये हमारे ग्रंथ भी हुए हैं। वेदों की संख्या 4 आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ ऋक, साम, यजुर, अथर्ववेद इत्यादि हैं। अथर्ववेद जो है, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो यज्ञ कर्मकांडों के विधानों का वर्णन है। आरण्यक जो है ये दार्शनिक हैं और रहस्यात्मक पुस्तकें हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें उपनिषद हैं ईश, केन, कट, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वेदांग, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। तो वेदांग शब्द से अभिप्राय जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इसके साथ साथ छंद, ज्योतिष इत्यादि का वर्णन जो है ये वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं रामायण और महाभारत जो विश्व के सबसे लंबी कविता महाभारत को माना जाता है। तो पुराण हैं जिनकी संख्या 18 है और बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। तो इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो इन सब से हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, इन सब को पढ़कर जानकर। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। समय समय पर विदेशी जो यात्री थे वो भारत आए और भारत में आकर के भारत का भ्रमण किया और वापस जब लौट गए तो बहुत कुछ भारत के बारे में उनके द्वारा लिखा गया। फिर है पुरातत्व, इसकी भी स्थापना बाद में हुई। चित्रकला की बात करें तो ये इसके अतिरिक्त
ये जो चित्रकला है, चित्रकला से भी हमें भारतीय संस्कृति का पता चलता है। इसके बाद लेंगे भारत की आदिम जातियों के बारे में। तो भारत में निग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगलोइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी बेकरी, सेफल, नॉर्डिक। तो ये कुछ जो प्रजातियां हैं ये भारत की प्राचीन काल से चली आ रही जो जातियां हैं ये पाई जाती हैं। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता 5000 ईसा पूर्व पुरानी। इस सभ्यता की खोज के अंतर्गत ईंटें हैं और साथ ही ईंटों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उनकी निकासी व्यवस्था, बहुत कुछ जानकारी मिलती है। हड़प्पा जो लिपि है ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। इसमें ये कहा जाता है कि 64 मूल चिन्ह और 205 से 400 तक के अक्षर इसमें शामिल है, लेकिन अभी तक इस भाषा को, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। फिर है प्रागैतिहासिक काल, इसके भी अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग, 16 महाजन भारत में हुए और इसी के अंतर्गत ये 16 जो महाजनपद थे ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर मौर्य और शुंग 322 से 185 के बीच में इन राजाओं ने भी शासन किया। शक, कुषाण और सातवाहन शासक हुए। गुप्त वंश की तो बात ही अलग है, जिसको प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य काल में 3 साम्राज्यों का उदय। भारत में एक तो इस्लाम का प्रवेश हुआ, दूसरा राजपूत काल का भी प्रारंभ हुआ और दिल्ली सल्तनत इत्यादि। भारत में गुलाम या ममलूक वंश की सबसे पहले स्थापना हुई और अंत में जो है बाद में जो हमारा इसी के साथ साथ देखा जाए तो ममलूक वंश की ये स्थापना हुई। ममलूक वंश के साथ साथ खलजी, इसके अतिरिक्त जो तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश इत्यादि के शासकों ने भी शासन किया। खलजियों में सबसे प्रसिद्ध जो है अलाउद्दीन खलजी को ही माना जाता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। इसके अतिरिक्त इसके पश्चात जो है सैयद वंश और साथ ही साथ सैयद के पश्चात लोधी वंश इत्यादि हुए। इसके पश्चात आता है मुगल वंश, जिसने लोधी वंश का अंत करके बाबर ने इस वंश की जो है स्थापना की। आधुनिक काल की बात करें तो मराठा हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई, व्यापार किया जाने लगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब भारत का शोषण किया तो इसी के अंतर्गत 15वीं शताब्दी जब अंग्रेज़ जो हैं ये भारत में आए और इसी के साथ साथ पुर्तगाली है जो कि सबसे पहले आ चुके थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी स्थापना की, लेकिन इन्होंने आर्थिक सामाजिक तौर पर तो शोषण किया और इसलिए लोग इनके विरुद्ध हुए। और इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई और इससे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए और इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलनों के अंतर्गत गांधी जी का युग आया और बाद में 15 अगस्त 1947 को सभी के प्रयासों के अंतर्गत भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। और इस तरह से स्वतंत्र भारत के अंतर्गत भारत का विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश भी बने। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इतिहास है, भारतीय संस्कृति है, बहुत ही प्राचीन और महान संस्कृति रही है। तो इस चैप्टर में